नमस्कार आप सभी मित्रों को। कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, जो भी मित्र जुड़े हुए हैं। शिल्पा जी नमस्कार। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। नम्रता जी जुड़ चुकी हैं, उनकी आवाज। और 9484 मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन भाई साहब है या बहन जी कभी मित्र है। प्रेरणा जी जुड़ चुकी हैं, सुरेश चंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है प्रेरणा जी। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कुछ बातचीत हो। बहुत दिन के बाद कभी लोगों को देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को स्पष्ट? सर प्रणाम। सुरेश सर म्यूट है, आप म्यूट है। एक बार अनम्यूट कर देना आप, जो भी उनके पास बैठे हुए हैं सुरेश जी के पास माइक म्यूट है। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपके पास? सर प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल आवाज आ हाँ रही है आपकी। हाँ, अब आपको बहुत बहुत अभिवादन और दिन मंगलमय हो। काफी समय बाद आपसे भेंट हो पा रही है। जी जी, लंबा समय लग गया। हाँ, लेकिन अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने आप लोगों से भेंट हो जाती है और जी साथ ही साथ एक प्रकार से एक उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है और कुछ विषय मिलता है जो इसके बारे में चिंतन किया जा सके। ठीक बात, ठीक बात। देखिए क्या है कि ये जीवन चलता रहता है। जी हाँ, ये असल में देखा जाए तो एक कहावत है ना, चरे व्यक्ति। तो हम लोग चिंता मतलब ये कि समस्याएं आती हैं और इसके लिए आवश्यक है कि चिंता न करके हम चिंतन करें और चिंतन करने से हमें समाधान मिलता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। जी। बिना चिंतन किए समाधान नहीं मिलेगा, बाकी तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये भी आवश्यक है कि आपस में संवाद हो। तो संवाद होने के बाद जो एक अभिव्यक्ति है उसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी बात कह सकता है और जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। बिल्कुल सहमत है भाई साहब। अब जी जी भाई जी साहब जी। कहने की आदत पड़ गई है। कई कार्यक्रम में जाते हैं, खासकर संघ वाले कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ भाई साहब कहने की परंपरा है। नहीं, अच्छी कई बात है। मैं आपको बताऊं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो इसी रूप में हैं ठीक और बात। ये तो ऐसा है कि देखा जाए तो हम एक प्रकार से संबंध जरूर कह देते हैं अवस्था के हिसाब से, लेकिन देखा जाए एक स्तर ऐसा आता है इसमें सब लगभग उसी अवस्था में आ जाते हैं, यानी भाई ही के रूप में आते हैं। और देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, बल्कि कहा गया है कि नो मैन इज फॉरेन, कोई भी आदमी जो है वो अलग नहीं है हम लोगों से। और क्या यही आपने हमारी आपने सर क्या कोटेशन क्या बोली थी? क्लियर नहीं हुई। नो मैन इज फॉरेन, ओके, क्या बात है। ठीक बात। कोई आदमी विदेशी नहीं है, हम विदेशी मान नहीं। लेते हैं। अन्यथा देखा जाए तो सबकी जो एक बात दूसरी है, भाषा बदल सकती है और रूप रंग में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन जहाँ तक एक पूरी सिस्टम का सवाल है
मनुष्य के रूप में वो निश्चित तौर पे एक सा ही हो। यानी मतलब ये है कि एक आदमी यहाँ का है तो हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप जो है किसी और देश का मिल जाए, डीएनए वहाँ का मिल जाए, बहुत कुछ संभव है। ठीक बात, ठीक क्योंकि बात। होता ये मैं आपको बताऊं कि एक ही परिवार के न मालूम कितने लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि वो एक प्रकार से अतीत के गर्भ में चले जाते हैं, और बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये तो भाई हमारे ही उसके निकले। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई आदमी राजस्थान का है और उस 400-500 साल पहले इधर आ गया, उसका एक परिवार उदाहरण के तौर पर आगरा मथुरा या कहीं रह गया, उससे पहले कोई और उसके जो परिचित लोग हैं वो राजस्थान में उधर कहीं रह गए, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी जब पता लगा कि उस तरह के लोग उसी स्तर के लोग जो है वापस मिल जाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो तो केवल कार्य चलाने के लिए है, अन्यथा देखा जाए किसी में कोई अंतर नहीं है। अरे हर एक का अपना अपना काम है। उदाहरण के तौर पर एक मान लीजिए अध्यापक है, वो अपना अध्यापन का कार्य करता है, एक मान लीजिए सैनिक है, वो अपने सैनिक का काम करता है। तो हम्म। देखा जाए न कोई बड़ा है न छोटा है, सबके अपनी सेवा का रूप है। अगर अच्छी तरह से करते रहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दुर्भाव नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भी एक रामराज वाली स्थिति आ जाती है। यानी हाँ, ये हम ही लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना कि जो पवित्र सरिता है, नदी है, वो धीरे धीरे गंदी कब होती है, जब हम लोगों का उसमें ज़्यादा दखल हो जाता है। अगर हम बिल्कुल सही तौर से चलें, उसको शुद्ध रखें, जैसे कि कहा गया है, यानी हमें जितनी भी प्रकृति से चीज़ें मिली हैं, अगर उनको सही तौर पर रखें तो वो भी सही मिलेंगी, और निश्चित तौर पर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहले लोग इसी तरह से ठीक रहा करते थे, लेकिन जैसे ही स्वार्थ के दुर्भावना आती चली गई, हम लोगों में परेशानियां पैदा होती चली गई, एक दूसरे को हम दिक्कतें पैदा कर देते हैं। ये सोचते नहीं कि एक मानवता है जो एक वृक्ष के समान है, उसकी जड़ पर हम बैठे हुए हैं और उसी को काट रहे हैं। अगर मान लीजिए हम किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो किसी न किसी रूप में हम अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सभी के अंदर एक सा ही अंश दिया है। सार्थक बात है, सार्थक बात है सर। बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मित्रों का भी, तुलसी सोनी जी का स्वागत है, प्रेरणा जी का स्वागत है। बाकी लोग भी आ गए हैं, शिल्पा जी, नम्रता जी, आप लोग अगर आ गई हैं तो एक बार परिचय हो जाए, फिर ऑफिशियली काफी पाठ शुरू करते हैं। वीडियो वीडियो अगर ऑन कर सकें आप लोग। तुलसी जी, लग रहा है आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कुछ, कोई बच्चा है जो आपसे पहले कविता सुना रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा ऑन कीजिए, थोड़ा एक लगे कि एक सभी लोग आ गए हैं, फिर उसके बाद परिचय देके ऑफिशियली शुरू करते हैं। नम्रता जी, नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। कैसी है? कई दिनों बाद, वयम के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पे देखना, सर बहुत मिलना। अच्छे हैं सर, और बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पुरानी फ्रेंड से मिलते हैं काफी दिनों के बाद, ऐसा लग रहा है। वयम अच्छा, से तो तो एक अलग मुझे भी इसी चीज का एहसास हो रहा है। ठीक है कि सब लोग नहीं जो है, ऐसा लगता है एक हाँ जी, एक लगाव टाइप का हो गया है सबके साथ। हाँ तो जी मतलब साहित्य ऐसी चीज ही है, साहित्य ऐसी चीज है कि सर। एक दूसरे को बांटती है, और कहा जाता है ना कि सबके साथ जो हित किया जाए। और विषय भी संजोग से ऐसा है कि सबसे जुड़ा हुआ विषय है, कोई चुटकुलेबाजी वाला विषय नहीं है। सर तो सभी को मैं स्वागत करता हूँ, और आप लोगों की अगर सम्मति हो तो इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, लेके हाँ चले। जी सर, कोई कोई लोग स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे, अगर फोन है उनके पास तो स्क्रीन शॉट लेंगे और थोड़ा सा भेज देंगे ग्रुप में। आप ही लोग सहयोगी की भी भूमिका निभाइए, ठीक है? तो बाकी लोग भी प्रेरित हो जाए कम से कम कि चलो हो रही है, मीटिंग हो रही है। एक मैं स्क्रीन शॉट डाल के फिर उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं इसको।
एक्चुअली बिना उसके भी, बिना फॉर्मेलिटी के भी परिणाम घोषित हो जाता है। ये लाइव प्रतियोगिता की भी जरूरत नहीं होगी, कई लोगों को लगती है, लेकिन लगता है कि उसपे आनंद नहीं आता। जब तक सबसे मिलो नहीं, सबसे बातचीत ना हो, तब तक लगता है कि क्या आदमी उसी में लगा हुआ है। तो पहले कविता सुरेश सर की सुने। सर अपनी कविता, आप वरिष्ठ हैं, अपनी कविता आप प्रस्तुत करें और बाकी सब लोग उस पर ध्यान देते हैं और फिर एक एक करके आगे चढ़ते हैं। तो आप लोग ऑन रख सकते हैं, ये इस तरह से समझ लीजिए कि एक साथ में लोग बैठे हैं, गोष्ठी टाइप की है। जो भी 10 मिनट अवसर 15 मिनट हम लोग अवसर देने का समय। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सर सुरेश शर्मा, पटवर्धन दिल्ली से व्यायाम कवि मंच से आपको अभिवादन और संग ये ऐसा पर्व जिसमें कि हम लोग जो हैं वो बैज रूफ के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि भाई इस ये जो हमने विषय उठाया है इसको क्रियात्मक रूप में लिया जाए और साथ में जो है वो इसको एक प्रकार से इसके जो भाव हैं वो भी हो और साथ ही साथ लोग इसको हृदयंगम कर सकें। तो देखा जाए तो जो कवि होता है वो समाज का अग्रदूत होता है और वो एक प्रकार से जो समाज की स्थिति होती है अच्छी तो अच्छा कहता है, लेकिन अगर मान लीजिए ठीक नहीं है तो वो उसी का एक कवि धर्म है कि वो उसको वहां तक पहुंचाए और बताए। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि जो हमारा कभी दम भरता था पंचतंत्र का कि आ, हमारा वो मित्र है और उसने हमें जगह जगह धोखा दिया, तो ये मैं अनुभव करता हूँ चीन का धूर्तता भरा हुआ व्यवहार बार बार देश को हर प्रकार से क्षति पहुंचा रहा है। चाहे वो सैन्य रूप से, यानी मतलब अधिकार क्षेत्र चाहता है अधिक से अधिक अपना साम्राज्य विस्तार करना, और दूसरी तरफ वो हमारे जो व्यवसाय हैं उन पर भी आक्रमण कर रहा है। तो ये इतिहास के तथ्यों को प्रकाश में रखते हुए अपने देश प्रेम को व्यवहार में लाएं और साथ में ये अनुभव करें कि हम अगर एक बार को आवश्यकता पड़ जाए तो कहीं कोई अगर बलिदान भी देना पड़ता है, कोई हमें कोई चीज़ छोड़नी भी पड़ती है, कहीं कोई हमें हानि भी उठानी पड़ती है, तो हम अवश्य उठाएं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन भावों के साथ कि हम जो भी हमारा योगदान हो सकता है ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए, जो कि बैज रूफ के हिसाब से हम लोगों को सुझाव दिया गया है, उसके विषय में हमने अनुभव किया और काव्य रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सस्ते के लालच से निकल स्वदेशी अपनाइए, शत्रुता निभाने वाली चीन से व्यवहार न कीजिए, पंचशील के माया जाल में देश फंस गया। हम लोग सब शांति पसंद है, विस्तारवाद का नाग बहुल क्षेत्र डस गया, समाजवाद के मोह में देश सारा लुट गया, साम्यवाद के हलाहल विष ने देश सुला दिया, साम्यवाद के दुष्प्रभाव ने उद्योग निकल लिया, अवसरवादी चीन को हमारे बाजार ने लुभा लिया, यहाँ का उद्योग दोषपूर्ण नीतियों ने डुबो दिया, व्याप्त भ्रष्टाचार ने सब कुछ ही खो दिया, देश का सामान महंगा पर गुणवत्ताहीन हो गया, चीन का सामान सस्ता पर अविश्वसनीय हो गया, बेरोजगारी का देश में बोलबाला हो गया, सस्ते के लालच में स्वदेश प्रेम खो गया। अब तक चीन से देश धोखा खाता रहा, भाव स्वदेश प्रेम का स्वतः दूर होता रहा, अब कुशल नेतृत्व से स्वदेश प्रेम पनप रहा, सटीक नीतियों से हर ओर विकास हो रहा, देश प्रेमी उद्योगी उद्योग को बढ़ा रहे, उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ा रहे, धोखेबाज से तनिक भी व्यवहार न कीजिए, चीनी सामान का क्रय विक्रय न कीजिए। आगे सुझाव है, स्वदेश प्रेम जगाइए,
स्वदेशी अपनाइए, भारत माता को इस भांत सजाइए। विस्तारवाद को मिलकर हम सब ने हराना है, अपनी मातृभूमि को हर हाल में बचाना है, देश विरोधी शक्तियों का साथ नहीं देना है, देश प्रेमियों का हर बात साथ लेना है। स्वदेश प्रेम जगाइए, स्वदेशी अपनाइए, भारत माता को इस भांति सजाइए, बेरोजगारी को इस भांत भगाइए, व्योम सब मिलकर वंदे मातरम गाइए। यानी मतलब ये है कि हमने जो है, जो आहार है उसको शुद्ध करना है अपने ऑर्गेनिक उत्पादन से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बेहद सार्थक ढंग से आपने जोड़ा जो है इस चीन के विस्तारवाद से और बाकी। हाँ बिल्कुल, ताली आप लोग बजाते जाइए। इसमें इमोजी की सुविधा नहीं है, वयम वाले एप्लीकेशन में इमोजी की सुविधा थी तो लेकिन बहुत अच्छा है सर, ये सबके चेहरे से बिल्कुल जाहिर है और सभी लोग सुनने को यहाँ है। संदेश आपका पड़ा ही है, और ये संदेश ये है कि डिजिटल मीडिया का एक फायदा ये जरूर हुआ है कि वो संदेश हमेशा हमेशा के लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि कभी लोग क्या होते थे कि सुनाते थे और सुना के जाते थे, तो कई लोग डिजिटल मीडिया को कभी लोग सोचते हैं कि उतना मजा नहीं आता। हम ये अवेलेबल है आपके पास और कोई भी देख सकता है, और देखते भी हैं लोग, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। बहरहाल वेज रूप के बारे में जैसा कि आपको पता है, यह किस प्रकार से लोग अपने समय का सदुपयोग करके शहरों में, खासकर गांव में तो उगाते ही हैं, शहरों में अपने छतों पर, अपनी बालकनी में थोड़ी बहुत सब्जी भी अगर उगा लेते हो, मिर्च का पौधा, तो ये एक्सपीरियंस जो है मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा प्रभावी करने वाला है। और मैं एक दूसरे पक्ष की तरफ जिससे मैं प्रेरित हुआ इस वेंचर के साथ शुरुआत करने का, वो ये है कि बच्चों में मैंने बड़ा बदलाव देखा कि अगर आप गार्डनिंग करते हैं, अगर आप पौधों के साथ लगाव रखते हैं, बच्चे बड़े उससे प्रसन्नचित होते हैं और बच्चे उससे जुड़ते हैं आपके। मैंने कहा यार, ये मोबाइल की समस्या से सभी लोग पीड़ित हैं, ये तो इसका सबसे बड़ा इलाज है कि आप अगर ऑफिस से आते हैं, आप अगर जाते हैं सुबह बच्चों के साथ 10 मिनट गार्डन में चले गए, थोड़ा सा पौधे देख लिए। मेरी बेटी है 6.5 साल की, 7 साल की, 6.5 साल की है अभी, तो अब वो सभी चीजों को पहचानने लगी है। बैगन हो गया, मिर्च हो गया। मैंने बोला कि ये तो सलूशन मिल गया बिल्कुल। अगर गार्डनिंग करेंगे तो 80% बच्चे, अगर माँ बाप थोड़ा टाइम देते हैं तो 80% बच्चे उनके जुड़ेंगे उनसे, वो चाहे फूलों की बात हो। और अगर गार्डनिंग करनी है तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बहुत सारे लोग करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अगर सब्जी डाल दें तो इसके साथ दो मकसद बड़ा साल हो जाता है कि जहर से मुक्ति, और आसान है। बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं कि थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। उसी गमले में बैंगन भी उग जाता है, उसी गमले में आपका वो भी उग जाता है। और नहीं तो हम लोगों ने एक विकास देखा कि पाइप में अलग अलग पीवीसी पाइप बनाइए और उसको खड़ा कीजिए, तब कोई व्यक्ति अपने घर भी कर सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा सुझाव। मैंने कहा इसको अभियान बनाओ यार, इसको मजा आ रहा है इस काम को करने में तो सबसे आनंद का विषय ये लगा कि वो कार्य आप कीजिए जिसमें आनंद आए सबको करने के लिए। शिल्पा मुथाजी शायद जल्दी है, कहीं खड़ी हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा इस अभियान के बारे में 2 शब्द कहिए शिल्पा जी, और बाकी फिर कविता प्रस्तुत कीजिए अपनी। अपना आप लोग परिचय जरूर दीजिए पूरा, ताकि एक कवि दूसरे कवि से जुड़ सकें सभी लोग। और मैं मंच में सभी लोगों का नंबर है ही अवेलेबल, तो बहुत सारे आपस में भी काव्य सम्मेलन के अवसर मिलते रहेंगे, और एक कवि को क्या चाहिए। शिल्पा जी स्वागत है। म्यूट है आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से शिल्पा पीयूष जी मुत्था। वेज रूप की ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आई और हमने हमारे घर पे शुरू भी किया है थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग करना। एक्चुअली कविता के माध्यम से इसे लाने का सर का प्रयास बहुत ही प्यारा लगा। एक्चुअली मैं बाहर प्रोग्राम में हूँ, इसलिए कविता जितनी पढ़ते आ रही है पढ़ रही हूँ। आपको समझ में आ रही, सुनने आ रही, पता नहीं। आ रही आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट, आप कहिए। अंग्रेजों से तो 75 साल पूर्व ही पाई हमने आजादी, पर कब मिलेगी हमें खाने में जहर से आजादी। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, एक बार ठान ले तो हम किसी से कम नहीं। भले ही शहरों में जगह और वक्त की है कमी, पर इस आधुनिक युग और प्रगत देश में विकास की गति नहीं है धीमी। वेज रूप का तो है एक सपना, हर एक के घर में हो बगीचा अपना।
बगीचे में खिले हाइजीनिक फल और सब्जियां, रसायन पेस्टिसाइड के जहरीले खाने से आजाद हो दुनिया। घर घर के छत और बालकनी सजे फल और फूलों से, खाने का भी बड़े पोषक तत्व और स्वाद मूल से। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से हमें है देश को बचाना, तो वेज ग्रुप के बताए रास्ते पर हम सबको है आगे बढ़ना। माना मुश्किल है पर असंभव नहीं, मौत से तो बेहतर है मेहनत सही। शुद्धता के साथ आत्मिक खुशी भी मिलेगी जब खुद के बालकनी की सब्जियां घर घर में पकेगी। रसायन विरहित खाने का होगा कुछ अलग ही मजा, होगी खुश हर माँ। मेरे परिवार को नहीं मिलेगी अब जहर खाने की सजा। गो ग्रीन सेव ग्रीन के साथ अब नो पेस्टिसाइड नो रसायन का लगाएंगे हम नारा, और भारत को बनाएंगे हम पेस्टिसाइड मुक्त। धन्यवाद सर। बहुत सार्थक आपने संदेश दिया, और ध्यान ये सबके देने की बात है कि जो रोग हो रहे हैं, बिल्कुल शिल्पा जी ने कैंसर पे मेरा दिमाग बिल्कुल अटक गया था। और सच में क्या कोई और रीजन हो सकता है क्या इसके अलावा, कि हम लोग जहर खा रहे हैं तो रोग बढ़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई और ज्यादा रीजन हो सकता है। बड़ा रीजन यही है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, अब कौन सा पेस्टिसाइड हमारी आंत को धीरे 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 घायल कर रहा है, ये कोई कहने का विषय नहीं है। ये अब हम सभी लोग देख सकते हैं, किसी का कमजोर होता है तो थोड़ा जल्दी वो रोग में पकड़ में आ जाता है। और अनुभव ऐसा आया है मेरा, पिछले करीब 2 महीने से मैंने स्टार्ट किया, 2.5 महीने से, और कई लोग जो है बैंगन ले जा चुके हैं, भिंडी ले जा चुके हैं उसको। तो वो जो एक आनंद आता है, और छोटी छोटी चीजें हैं। मेरी मैडम साथ में जुड़ने वाली है, भैया अभी जुड़ेंगी, तो क्या अब कड़ी पत्ता ही हो गया, पुदीना ही हो गया, धनिया ही हो गई, ये छोटी छोटी चीजें बाहर से आदमी ला के फ्रिज में रखता है। ये बड़ा टफ प्रोसेस है, फिर वो खराब हो जाती है चीजें, फ्रिज में भी खराब हो जाती है। धनिया आता है, बहुत सारी चीजें मार्केट से लोग लेके आते हैं, खराब हो जाता है। अब ताजी चीजें तोड़ के लाओ, तुरंत ही उसका काम कर दो। तो ये एक ऐसा अनुभव है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसे आजमाना चाहिए। और किसी को जल्दी हो तो बता दे, नहीं तो मैं क्रमवार तरीके से बुलाऊंगा अगर किसी को बहुत जल्दी ना हो तो। और गोवा से वंदना चौधरी जी हैं, पुरानी हमारी मित्र है, सहकर्मी रही हैं, साथ में काम कर चुकी हैं। और वंदना जी, अच्छा लगता है आपको देख के। गोवा आजकल दूसरे वजहों से चर्चा में है, और हमेशा नकारात्मक वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन आप जो संदेश फैलाती हैं गोवा से, कविता के माध्यम से, वो सकारात्मकता से भर देता है। तो अनुभव थोड़ा गार्डनिंग के बारे में आपका अनुभव भी होगा बचपन से, या और इसको सच में कितना जरूरी मानती हैं, खासकर शहरों की लाइफ के लिए। इसके बाद अपनी कविता बताइए, थोड़ा 2 बातें कह के। वंदना जी। जी जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। और सबसे पहले आप सभी को प्रणाम प्रेषित करती हूँ, क्योंकि आप इस अभियान से जुड़े हुए हैं और आप सभी इतना मतलब सोच रहे हैं, और कविता लिखना एक टॉपिक पर उसकी गहराई को सोचकर आप उसको लिखते हो। और इस अभियान के बारे में मैं जो बात बताती हूँ कि वेज रूफ जो है, नाम से ही पता चलता है कि हम रूफ पर अपनी सब्जियों को उगाएं, लेकिन ये जो काम है बहुत अच्छा अभियान है मिथिलेश जी आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, और ये बताती हूँ कि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रयास नहीं है, धीरे धीरे करके एक अभियान की तरफ जाएगा अगर हम सभी लोग इस चीज को अपनाएं। और जहां तक शहरों की बात है, जहां पर इतनी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, एक मिनट जरा, मेरे बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए। ऑनलाइन में तो ये सब चीजें हल्की है। और बड़ा अच्छा लगा, ये ऑनलाइन वर्क कल्चर के लिए भी मोदी जी ने वकालत की है, तो ये शायद आप लोगों ने ये खबर पे नजर गई होगी। जी जी बिल्कुल। आप जारी रखिए। जी, मैं यही बात करना चाहती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे जो घर होते हैं, उनमें इन सब चीजों का मतलब लगा हो पाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो घर होते हैं, जो अपने सिंगल घर होते हैं, तो वो लोग इस चीज का प्रयास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े शहरों के घर में आप फूल पौधे भी लगा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके उसमें भी एक रुझान आता है कि चलो हम भिंडी उगा लेते हैं, कर लेते हैं। वो एक शुरुआत फूल पौधे से ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और लेकिन ये जो सब्जियां उगाने का जो संकल्प है, वो जिनके घर थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़े हैं, उन छत बड़ी है, वो लोग अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि उनको करना चाहिए। और मिथिलेश जी, मैं एक अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा करना चाहती हूँ कि हमारे जो
मैं आगरा से हूँ और वहां पर अगर कोई इंसान घर बनाता है तो पूरी जो बाउंड्री होती है, फुल बाउंड्री को लेकर उसमें वो घर बनाते हैं। आसपास के इलाके को वो नहीं छोड़ते कि थोड़ा सा मिट्टी का एरिया छोड़ें तो उसमें हम आसपास पूरा घर बना लें, उसमें मतलब पेड़ पौधे लगा दें। लेकिन जब मैं यहाँ पर गोवा में आई हूँ और मैंने जब गोवा में लोगों के घरों को देखा है तो सच में कहते हैं ना कि उन लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति एक अलग ही प्रेम है, एक अलग लगाव है। बीच में घर होगा, आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे, फलों के, सब्जियों के बहुत सारे पूरे भरे होंगे। और ऐसा जो घर होगा ना, वो एक कहते हैं ना कि सपनों का सा घर होता है, वो यहाँ पर मैंने देखे हैं। लोगों के घर इतने सुंदर होते हैं, इतने भरपूर होते हैं पेड़ पौधों से, सब्जियों वगैरह से, कि एक समझने वाली बात है, एक सीखने वाली बात है कि अगर आपका घर ऐसा है, आपके लिए मान ली जगह नहीं है तो आप छत पर इस चीज को उगाइए। और ज्यादा बात ना करते हुए, हम आप सभी समझदार हैं, समझते हैं इस चीज को। ध्यान इसके साथ ये भी है मिथिलेश जी कि इंसान जो है वो प्रकृति से दूर चला जा रहा है, डिजिटल क्षेत्र से वो प्रकृति के साथ बहुत दूर धीरे धीरे चलता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो बहुत आगे परिणाम जो होते हैं वो गंभीर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बस मैं एक उम्मीद यही करती हूँ कि आप धीरे धीरे नेचर के साथ हल्के से जुड़िए, पौधे लगाइए, उनकी थोड़ी सी देखभाल कीजिए, उनमें पानी दीजिए, उनके फूलों को सहलाइए, उनकी पत्तियों को साफ कीजिए। तो ये जो लगाव होगा ना, ये धीरे धीरे बढ़कर आगे वाली पीढ़ी में स्वतः ही जाने वाला है। तो इन्हीं पंक्तियों को मैं देती हूँ कि पेड़ न होने की वजह से किस तरह के हालात हो सकते हैं धरती पर और क्या क्या परेशानियां होती हैं। पहले मेरी ये जो घनाक्षरी है वो इस विषय पर है, और उसके बाद जो वेज ग्रुप वाला जो आपका अभियान है उसके ऊपर मैं एक घनाक्षरी सुनाऊंगी। तो स्वागत है। बिल्कुल सुनिएगा कि पेड़ ना होंगे तो क्या होगा। कि उष्णता है देती चीर, दिखता कहीं ना नीर, वारिद से धरनी भी करती गुहार है। उष्णता है देती चीर, दिखता कहीं ना नीर, वारिद से धरनी भी करती गुहार है। और कहीं जल का प्रकोप, बरखा है घन घोर, और कहीं सूखा, कहीं झूठी सी फुहार है। और मानव से ये पुकार, पेड़ तो लगा लो चार, मानव से ये पुकार, पेड़ तो लगा लो चार, धरनी मां कर जोड़ करे मनुहार है। और चाहो धरती बचाना, और चाहो धरती बचाना, खुशहाली फिर लाना, वृक्ष ही लगा के अब करना सुधार है। वृक्ष ही लगा के अब करना सुधार है। तो सुधार वृक्ष लगा के हम शुरुआत कर सकते हैं। और वेज ग्रुप के जो अभियान है उसके लिए प्रेषित करते हुए एक घनाक्षरी सुनिएगा कि केमिकल के ये खाद कर देंगे बर्बाद, जैविक की खेती को ही आप अपनाइए। केमिकल के ये खाद कर देंगे बर्बाद, जैविक की खेती को ही आप अपनाइए। सेहत से करो प्यार, मत लो रोगों का भार, यदि हो सके तो इसे घर में उगाइए। और अपनी कृषि आधार सीख भी लो गुण चार, जैसे मिथिलेश जी ने सीख लिए हैं कि अपनी कृषि आधार सीख भी लो गुण चार, अपनी सेहत साथ औरों की बचाइए। और धरती की है पुकार, कर लो थोड़ा सुधार, भूमि को बचाने फूल पौधे भी उगाइए, भूमि को बचाने हेतु फूल पौधे भी उगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, उम्मीद है आपको बहुत धन्यवाद। और ये सार्थकता से जो आपने ताली बजाना मैं भूल जा रहा हूँ बोलने के चक्कर में जो है, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है। और आपको तो मैं जानता हूँ, आप अच्छे से जो कविता कहती हैं। एक मैं सूचना दे दूं कि ये 40 मिनट का सेशन चल रहा है, तो जैसे ही समाप्त होगा तुरंत ही एक दूसरा लिंक अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को कष्ट लगेगा, लेकिन 40-40 मिनट के सेशन में चलता रहेगा, तभी इसकी रिकॉर्डिंग हो पाएगी। गूगल मीट वगैरह पे रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है और सही दृष्टि से नहीं आता है, तो दूसरा लिंक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल जो वनिता जी आपने तुलना की कि घर बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, छत पे क्या रखनी चाहिए, तो यह वास्तव में आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। और दिल्ली गवर्नमेंट जो इस समय है
वो एक योजना भी ला रही है, उसमें फार्मिंग को प्रमोट करने को बड़े लेवल पे उसमें कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। इसके लिए साधुवाद की पात्र है दिल्ली सरकार। और उसमें ये प्रावधान है कि लोग अपना व्यक्तिगत भी उगा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं और प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। जैसे पौधे उगाए, पौधे किसी को सेल कर दिया उन्होंने, तो गवर्नमेंट इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रही है, तो और अच्छी बात है मुझे लग रहा है कि। और एक जो हम लोग ऑक्सीजन फ्री की लेते हैं, एक पेड़ से, एक पौधे से, एक सब्जी से अगर वो ऑक्सीजन निकल जाती है, तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी सार्थकता है। बहरहाल मैं नंदलाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा सर, गोरखपुर से, और लोक कला में माहिर व्यक्ति है, बहुत इनको पीछे पड़ना है। उम्र में तो बड़े हैं सर, लेकिन वैसे हम लोग बहुत बात करते हैं ठीक है, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, तो बहुत जो है पीछे पड़ना पड़ा नंदलाल जी के। तो जो है आखिर में भेजा उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी कविता। तो स्वागत है। बाकी सभी लोगों को मैं सूचित कर दूं कि ये मीटिंग जैसे समाप्त होगी 7-8 मिनट में, दूसरा लिंक अपडेट होगा, उस लिंक को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और साथ में जो लोग जुड़े हो, कुछ स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालते रहिए ताकि सबको सूचना मिलती रहे और लोग जुड़ते रहे। नंदलाल जी सर स्वागत है। कुछ थोड़ा पहले अनुभव बताइए विशाल, सब्जी उगाने का, कुछ गार्डनिंग का, फिर कविता पे फिर आइएगा। मैं आदरणीय मंच को नमन करता हूँ, मिथिलेश जी के इस वैचारिक सोच का अभिनंदन करता हूँ, जो आज की ज्वलंत समस्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको उन्होंने उठाया है। अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जलवायु परिवर्तन इस समझौता था, उसमें दस्तखत किया है यूएसए जी, तो जी। जो समस्या है हमारे यहाँ या पूरी मानवता की जो समस्या है, वो समस्या है कि पर्यावरण और कृषि उत्पाद ये दोनों जहरीले होते जा रहे हैं, और हमारे ख्याल से विषय भी आपका यही है। और इसका कारण है रसायनों का प्रयोग, और इससे निजात पाने की ये क्या कहते हैं, या इसके सलूशन ढूंढने का ये एक अभियान जो मिथिलेश जी ने शुरू किया है। मैं आपको बता दूं मिथिलेश जी, जो शहर में मकान लोग बनाते हैं, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, मान लीजिए 40 फीट का सड़क छोड़ा हुआ है उन्होंने प्लाटिंग करने वाले ने, तो लोग अपने जो गाड़ी चढ़ाने वाला स्लोप होता है 3 फुट सड़क इधर कवर कर लेते हैं, 3 फुट इधर कर लेते हैं। गार्डनिंग की बात तो अलग छोड़ दीजिए, गमले की। तो यहाँ एक जरूरत है कल्चरल। अभी जो मैं किसी राजनीति और राजनेता से थोड़ा अलग हट के एक सार्थक संदेश का प्रयास करूंगा। अभी वो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक संबोधन दिया है लाल किले की प्राचीर से। उनका संबोधन अगर आप ध्यान से सुनिए तो उनकी एक परंपरा है कि वो कोई घोषणा नहीं करते 15 अगस्त को। सदैव वो अपनी जनता को एक सांस्कृतिक क्रांति या परिवर्तन के लिए आह्वान करते, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति किया था, जल बचाने के लिए किया था, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप करके, और जनता की जिम्मेदारियों को एहसास कराया था कि सरकार अगर बिजली देती है तो बिजली बचाने का, वो अपव्यय ना हो, ये काम जनता का है। उत्पादन करना और सप्लाई करना सरकार का काम है, लेकिन अपव्यय रोकना जनता का काम। अगर जल देना जनता सरकार का काम है, तो जल अपव्यय रोकना जनता का। यानी उन्होंने सरकार और जनता की हिस्सेदारी की एक सांस्कृतिक क्रांति और उसके प्रगति पे अपने व्याख्यान को केंद्रित रखा था। और अंत में एक बहुत खास बात जो थी, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, या जिसको किसी बात की चिंता ना हो, वो इस संकल्प कर सकता है। आज तक जितने भी लड़ाई लड़ी गई है, मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो प्रशासन से अलग के लोगों ने लड़ा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई जयप्रकाश आंदोलन के माध्यम से लड़ी गई थी, और जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, तमाम नेताओं का उदय हुआ था। और उसके तमाम जाने कितने 75 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, 25 और 12 37 वर्षों बाद अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और अरविंद केजरीवाल उसकी उपज हुए। लेकिन ये एक पहला महामानव है इस सृष्टि में। देखिए, ईश्वर कहीं जन्म नहीं लेता, ईश्वर इस शरीर में आता है, साक्षात इंसान के रूप में आता है, जिसने सत्ता के शीर्ष में रह के
भ्रष्टाचार से लड़ने का आह्वान किया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, ना कभी ना तो हुआ है और भविष्य में होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, बट लाल किले की प्राचीर से उनके आह्वान का जो मूल स्रोत था, मूल शब्द था, जो आवाज था, आह्वान था, वो था जो मूल समस्या यहाँ के भ्रष्टाचार जो जिस पे सरकारें बदलती हैं, उस पे एक शासन के शीर्ष का मुखिया लड़ने के लिए आह्वान करता है। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्र में या समाज में एक हमारे भारत में सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। अभी मैं एक मित्र, हमारे मित्र क्या राह चलते एक फॉरेनर मिल गया, तो उसने ये कहा कि जिस देश में करोड़ों रुपए ये बताने के लिए खर्च कर दिए जाते हो कि शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, उन पैसों का व्यय किसी विकास कार्य में हो सकता था, किसी गांव, गरीब गांव को की झोपड़ी बनाने, घर बनाने में हो सकता था। थोड़ा हरियाली पे आते हैं सर, बस नहीं तो आ क्या रहे हैं जी, मुद्दा भटक जाएगा जी। तो उसमें जो है उस अपव्यय को रोका जा सकता है, तो एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है, तो वो हरियाली पे भी जरूरत है। वृक्षों का कटना, अपने घर में मैंने 1 इंच जगह जब आप नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ पौधा लगाएंगे? गमले में लगाएंगे, गार्डनिंग करेंगे, गमले में करेंगे, चलिए अच्छी बात है। उसकी भी शुरुआत लोगों ने की है। कुछ हर कॉलोनी में 10-20 ऐसे परिवार होते हैं जो गमले में गार्डनिंग वगैरह करते हैं, लगाना चाहिए। और उससे 2 फायदे, एक तो सेहत आपकी जो है कम से कम 1 आध घंटे उस पर काम करेंगे तो स्वास्थ्यगत लाभ मिलेगा, और दूसरा ये है कि आप जो हवा, अभी जो कोरोना काल था, कोरोना काल में ये आंकड़े निकाले गए थे मिथिलेश जी कि एक आदमी अपने जीवन में कितना ऑक्सीजन लेता है, तो 7 से 11 करोड़ का ऑक्सीजन लेता है जो प्रकृति फ्री देती है, और वो पौधे देते हैं, वो पौधों के माध्यम से मिलता है, और उनको अगर रहेंगे नहीं तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? बस 1 मिनट बचा है, ये मीटिंग अपने आप समाप्त हो जाएगी, तो ग्रुप में दूसरा लिंक है, उस पे आप लोग जुड़ लीजिएगा, ठीक है? बस ये सूचित करने के लिए आप जारी रखिए। होता ही है ये 40 मिनट और का होता ही है। आधा मिनट और बोल लीजिए सर, उसके बाद अगले में कविता सुनेंगे आपकी सर। तो गार्डनिंग जो है, मैंने ये हरियाली का संरक्षण यानी पौधे लगाना, उसको संरक्षित करना, घर पे अपने गार्डनिंग करना, ये एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। हो सकता है कि इस कार्य का शुभारंभ मिथिलेश जी के द्वारा हुआ है और ये एक रिवॉल्यूशन तक जाए, ये मेरी शुभकामना है और मेरा प्रयास भी होगा, जो एक बहुत नेक काम है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या देके जाएंगे, धरोहर, उसकी वो विरासत, उसका एक आह्वान है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, और इस कार्य में जो भी सहयोग होगा सदैव मैं तत्पर रहूंगा। और इसके बहुत से कारण हैं।